हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं, तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग करें। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हो, सभी को बता दी कि हमारे आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी चलती है रेगुलर बेसिस पे डेली करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लासेस शाम को मतलब रात को जो है 8 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लासेस का अपडेट और जो एग्जाम का अपडेट होगा वो मिलेगा, साथ ही जो क्लास का पीडीएफ है वो भी मिल जाएगा। और ये क्लासेस जो है हर एक स्टेट के बच्चों के लिए है, जो भी अपना बीएड में 2026 में गवर्नमेंट सीट पाना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, तो वो लोग क्या कहेंगे, वो लोग तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके ही देखेंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी जो है पूरी और कंप्लीट बेसिस पे करवाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, अनामिका किसका काव्य संग्रह है? निराला का, पंत का, महादेवी वर्मा का, या प्रसाद का? अनामिका जो है किसका काव्य संग्रह है? तो अनामिका की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निराला का। ठीक है, निराला का काव्य संग्रह जो है अनामिका, इतने याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो दिएगा साथी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए, 52 नंबर क्वेश्चन आपके साथ, चित्रलेखा किसकी रचना है? चित्रलेखा जो है किसकी रचना है? तो चित्रलेखा की रचना की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा भगवती चरण वर्मा की। ठीक है, चित्रलेखा जो आपकी भगवती चरण वर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, तो अगला प्रश्न आपके सामने है। 53 में 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की है? बताइए, 11 वर्ष का समय शीर्षक जो कहानी है इसकी रचना किसने की है? चंद्रदास मगधरी ने, प्रेमचंद्र ने, राम शुक्ल ने, या जयशंकर प्रसाद ने? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना जो है रामचंद्र शुक्ल ने की है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, आपके सामने है 54 नंबर, उत्तर दीजिएगा। शोक विकल सब रोमहि रानी रूप सिलवज, तेज बखानी करहि विलाप अनेक प्रकार परहि भूमितल बारहि बारह। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ठीक है, शोक विकल सब रोमहि रानी रूप सिलवज, तेज बखानी करहि विलाप अनेक प्रकार परहि भूमितल बारहि बारह। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? शांत रस है, भक्ति रस है, करुण रस है, वीर रस है? कौन सा रस है यहाँ पे रस की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे रस आपका निकल के आएगा साथियों, करुण रस। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करुण भावना यहाँ पे उत्पन्न हो रही है, तो आपका करुण रस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने है 55 नंबर। जो तुम्हारी अनुशासन पावे कुंदन इव ब्रह्मांड उठावे कांचे घट दिए, जिम डोरी फोरी सकहु मेरु मूषक जिमि तोरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ठीक है, वीर रस है, शांत रस है, अद्भुत रस है, या विरोध रस है? जो तुम्हारे अनुशासन पावे कुंदन ये ब्रह्मांड उठावे। ठीक है, ब्रह्मांड उठाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा साथियों? तो यहाँ पे आपका वीर रस आ जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिएगा अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने क्या दिया गया है। ठीक है, 56 नंबर, 56 नंबर पे देखिएगा। खद्दर कुर्ता भक भौको, नेता जैसी चाल, यही बालक मुँह मन बसो, सदा बिहारी लाल। कुर्ता भक भौको, नेता जैसी चाल, तो पंक्तियां पढ़ने से हमको क्या है, हंसी की भावना उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ पे आपका रस हो जाएगा हास्य रस। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? खद्दर कुर्ता भक भौको, नेता जैसी चाल, यही बालक मुँह मन बसो, सदा बिहारी लाल। यहाँ पे आपका हास्य रस हो जाएगा। चलिए, 57 नंबर है, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, जर्जरित, जर्जरित की वर्तनी बताइए साथियों, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, या डी? चलिए, जर्जरित की वर्तनी बताना है हमें, जर्जरित। तो जर्जरित की वर्तनी जो दी गई यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाली हमारी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा जर्जरित।
अगला प्रश्न देखेंगे आपका 58 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर को, ठीक है 58 पे। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है, बताइए। संघ की भाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा संविधान की धारा 343 में कहा गया है ऐसा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलिए 59 नंबर, आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द बताइए। मंदाकिनी, सुर नदी, स्वर्ग नदी या ये सभी। आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द हमसे पूछा गया है साथी, बताइए। चलिए आकाश गंगा का प्रवाची शब्द, तो आकाश गंगा का प्रवाची शब्द अगर देखा जाएगा तो साथियों आपका ये सभी हो जाएगा, ठीक है। मंदाकिनी, सूर नदी, स्वर्ग नदी ये सभी जो है आकाश गंगा के प्रवाची शब्द है। अगला प्रश्न साथियों आपके सामने 60 नंबर, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है क्या, बताइए। धन को जो व्यर्थ में ही खर्च करता है उसको क्या कहते हैं, वही कहते हैं, धनी कहते हैं, मित वही कहते हैं, अल्पवयी कहते हैं। तो जो धन को व्यर्थ में खर्चा करता है उसको अपव्ययी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और जो धन को बहुत कम खर्च करता है उसको मितव्ययी कहते हैं। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसको क्या कहते हैं, बताइए। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है अधो हस्ताक्षरकर्ता, ठीक है। अधो हस्ताक्षरकर्ता उसको कहा जाता है जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित होते हैं। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 62 नंबर, बरसात बिल्कुल न होना क्या कहलाता है। अनावृष्टि कहलाता है, अल्पवृष्टि कहलाता है, अनावृष्टि कहलाता है या अनावृष्टि कहलाता है, बताइए। बरसात बिल्कुल न होना क्या कहलाता है आपका, तो बरसात बिल्कुल न होना आपका अनावृष्टि कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। बरसात बिल्कुल न होना आपका अनावृष्टि कहलाएगा। 63 है, उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए, ठीक है। उज्ज्वल में उपसर्ग क्या हो जाएगा आप सभी का, तो उज्ज्वल में उपसर्ग की बात करेंगे आपका उत उपसर्ग होता है। उपसर्ग मैंने आपको सभी को बताया है ना। तो जो शब्दांश के प्रारंभ में लग के शब्द का अर्थ बदलने का काम करते हैं वो आपका उपसर्ग कहलाते हैं। तो उज्ज्वल में आपका उत उपसर्ग लगेगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। उपासना में कौन सा उपसर्ग है, उपासना। उद उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, अ है या अपी उपसर्ग है, तो यहाँ पे उपासना में ना, तो यहाँ पे उपासना में अगर देखा जाएगा साथियों तो उपसर्ग आपका हो जाएगा उप उपसर्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका सही उत्तर है, ठीक है। उपासना में आपका उप उपसर्ग लगा है। 65 नंबर, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं। भारतवासी, परमेश्वर, महाजन या पीताम्बर। किस शब्द में आपका कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय समास जिसमें विशेष और विशेषण और विशेष की संबंध न हो, ऐसे शब्दों को कर्मधारय समास नहीं कहेंगे, ठीक है। जिसमें आपका विशेष और विशेषण होगा वो आपका कर्मधारय समास होगा, लेकिन जिसमें नहीं होगा आपका कर्मधारय समास। भारत, भारतवासी, ठीक है। भारत और भारतवासी, देखिए ये आपका विशेष से और विशेषण का संबंध तो नहीं है, तो इसके वजह से आपका ये कर्मधारय समास नहीं होगा, ठीक है। भारत के वासी हो जाएगा यार, तो आपका क्या होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, कर्मधारय समास नहीं हो जाएगा। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने है 60 नंबर, 66 नंबर, सॉरी 66 नंबर आपके सामने दिया गया है। मनोहर में कौन सी संधि है, गुण संधि है, वृद्धि है, विसर्ग है, दीर्घ संधि है। तो मनोहर के अगर संधि की बात करेंगे आपका मनाधन ओवर हो जाएगा, ठीक है। मनाधन और आपका मनोहर हो जाएगा, तो आपका विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। संतोष का संधि विच्छेद समधनतोष हो जाएगा, ठीक है, समधनतोष। लेकिन वर्तनी कौन सी शुद्ध हो जाएगी समधनतोष की, ऑप्शन नंबर ए वाली, ठीक है, याद रखिएगा। जिसमें आपका ये नीचे हल लगा रहता है ना उसको बोलते हैं हलंत। तो संतोष में आपका समधनतोष आपका ये वाली जो संधि दी गई है आपकी शुद्ध हो जाएगी। चलिए 68 है, 68 प्रत्येक किस समास का उदाहरण है, प्रत्येक बताइए। प्रत्येक जो है किस समास का उदाहरण है, प्रत्येक। तो देखिए प्रत्येक तो प्रतिधन एक, ठीक है, यानी कि हर एक की बात करें तो आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर है, 69 त्रिभुज में कौन सा समास है, यानी कि तीन भुजाएं वालों की बात कर रहा है, ठीक है। त्रिभुज, त्रिभुज में आपका जो है यहाँ पे द्विगु समास होगा, पहला पद आपका संख्यावाची हो जाएगा, इसके वजह से क्या हो जाएगा आपका द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपके सामने, पतंग शब्द का
कौन सा अर्थ नहीं होता, ठीक है। सूर्य, पक्षी, कीट, घोड़ा, पतंग जो है शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता। तो पतंग का अर्थ जो दिया गया यहाँ पे घोड़ा नहीं होता, ठीक है। घोड़ा हमारा घोटक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सूर्य, पक्षी, कीट जो है पतंग के अर्थ हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 71 नंबर। निम्न में से कौन सा शब्दों का घोड़ा का प्रयोग है, ठीक है। बाजी, तुरंग, हरी या करिवर। तो यहाँ पे जो तुरंग दिया गया है, करिवर दिया गया है, करिवर, ठीक है। तुरंग नहीं होता है शायद, करिवर होता है, ठीक है। घोड़ा का प्राची नहीं है। करिवर जो, अच्छा, बाजी, हरी, तुरंग ये हमारे घोड़ा के प्राची, लेकिन करिवर जो है हमारा घोड़ा का प्राची नहीं है। नहीं है हमसे पूछा है, वही मैं सोचा था, लेकिन तुरंग जो है घोड़ा का प्राची होता है। तो करिवर जो दिया गया आपका घोड़ा का प्राची नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया साथ ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, 72 नंबर, कौन सुमेलित नहीं है। इहलोक का परलोक है, उच्च का निम्न है, सगुण का निर्गुण है, गुप्त का रहस्य है, ठीक है। तो देखिए, गुप्त का रहस्य पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। ये लोक का परलोक विलोम है, उच्च का निम्न विलोम है, सगुण का निर्गुण विलोम है, लेकिन गुप्त का रहस्य क्या है आपका। गुप्त का रहस्य एक प्रकार से आपका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ठीक है। जिसका तेज समाप्त हो गया हो इसके लिए शब्द क्या होगा। तो जिसका तेज समाप्त हो गया हो इसके लिए एक शब्द आपका निस्तेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जिसका तेज समाप्त हो गया हो इसके लिए एक शब्द आपका निस्तेज। उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है। उसने सोचा होगा, तो आपका होगा बोला है ना, तो संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। उसने सोचा होगा, काम हुआ है नहीं हुआ है इसका कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। चलिए, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, यानी कि क्रोध को और बढ़ाना। आग में घी डालोगे तो आग क्या होगी, और ततक के जलेगी। तो क्रोध को और बढ़ाना, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध को और बढ़ाना, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होगी। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद आई, तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी हुई क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।